हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सेकंड बुक का। जो चैप्टर नंबर 9 हमने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपकी 8 मार्क्स की जो है वेटेज रखता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स फर्स्ट सेकंड बुक के अंदर जो स्कोर करता है वो है आपका चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर मैंने फर्स्टली जो है कंप्लीट करने की कोशिश किया, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि ये वाला चैप्टर पहले करवाओ ताकि जो क्या है 8 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो सके। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये आपका चैप्टर है, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे, बहुत ही ईजी है। अगर ईजी सोच के करोगे तो ईजी वे में ही होगा, ठीक है, तो इसको टफ नहीं सोचना है कि ये टफ है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो जो चैप्टर का नेम है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो क्या क्या हुई हैं। ठीक है, एक और नेम है इसका इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं। तो ये हो गया चैप्टर का नेम। ठीक है, दोनों जो है इसके नेम है। अब क्या है, देखो यहाँ पे इस चैप्टर को जो है 5 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s। हम 1990s का सिनेरियो पढ़ेंगे कि उस टाइम में क्या पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा था। फिर ईरा ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से कोलिजन होता रहा और फिर गवर्नमेंट ने रूल किया। देन उसके बाद है पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसीज। फिर हम ओबीसीज के बारे में पढ़ेंगे, मंडल कमीशन आएगा इसमें। ठीक है, फिर हम इसमें पढ़ेंगे कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये तीनों इकट्ठे होंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ के अंदर हम पढ़ेंगे एमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 के 5 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है कवर कर रहे हैं। यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s। ठीक है, 1990 के टाइम को थोड़ा सा देख रहे हैं, बट उससे पहले जो है अब ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s वाला क्वेश्चन है ना, मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अंदर आ जाता है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 1990 से पहले थोड़ा सा उसके हम बैक जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर उस टाइम पे क्या चल रहा था। तो सिनेरियो ये था, उस टाइम के सर्कमस्टांसिस थे कि 1984 के अंदर असैसिनेट किया जाता है, किसको, इंदिरा गांधी को मार दिया जाता है। ठीक है, 1984 में मारा जाता है। 1984 के अंदर ही फिर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो राजीव गांधी क्या है, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 5 डेवलपमेंट्स हुई हैं। ठीक है, उसके बाद 5 डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब यहाँ पे देखो पहले नंबर पे कौन सी डेवलपमेंट बताई है, मतलब आपको बताया ना कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर ही बताएगी 5 टाइप की डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम में पॉलिटिक्स के अंदर। सबसे पहला एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 84 के अंदर तो मतलब जीत गई है कांग्रेस। ठीक है, राजीव गांधी जीत रहे हैं। ठीक है, बट फिर 5 साल के बाद क्या होता है कि 84 में 5 प्लस करेंगे 89 हो गया। 89 के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो जो राजीव गांधी है वो क्या है, हार जाते हैं। ठीक है, 84 में तो उनको 415 सीट मिल रही हैं, 89 के अंदर उनको सिर्फ 197 सीट्स ही मिलती हैं, जिसके कारण वो क्या है, हार जाते हैं। 84 में वो जीत चुके होते हैं कांग्रेस वाले, बट कांग्रेस जो है पहली बार हारती कब है, 1989 में। ठीक है, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है कि कांग्रेस कब हारी थी। 1989 के अंदर कांग्रेस जो है हार जाती है। देन उसके बाद क्या होगा, लॉस्ट इट्स सेंट्रलिटी। जो सेंटर के अंदर इनकी पावर थी वो ये खत्म कर चुकी होती है, मतलब लॉस हो जाती है इनकी वो। फिर क्या होता है, नेशनल फ्रंट केम। फिर उसके बाद नेशनल फ्रंट आता है। अब नेशनल फ्रंट क्या है, अलायंस है। ठीक है, 2 टाइप के अलायंस चलते हैं। अब ये जो अलायंस है नेशनल फ्रंट, ये किसका है, ये जनता पार्टी और प्लस अदर पार्टीज जो है कोलिजन कर लेती है, मतलब भी कोई एक पार्टी नहीं जीत रही होती है। नेशनल फ्रंट जो है एक तरह से अलायंस है, किसका, जनता पार्टी और अदर पार्टीज का, ये इकट्ठी हो जाती हैं और क्या है, मतलब कि अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं। देन उसके बाद क्या होता है, ये समझ में आ गया, जो कांग्रेस है वो हारती है, उसके बाद कौन आता है, नेशनल फ्रंट आती है। ठीक है, देन उसके बाद जो है सेकंड आ जाएगा, क्योंकि हमने 5 डेवलपमेंट्स पढ़नी है। सेकंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, मंडल इशू। मंडल इशू में क्या बात की गई है, कह रहे हैं कि अब देखो यहाँ पे जो है ये जो नेशनल फ्रंट है ये जीत गई है, तो ये नेशनल फ्रंट क्या करती है, यहाँ पे जो है मंडल कमीशन जो है बिठाती है। ठीक है, 1990s में जो नेशनल फ्रंट है ये बिठा दिया। ठीक है, देन उसके बाद है इम्प्लीमेंट मंडल कमीशन। अब ये क्या है, मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया जाता है और इसमें ये कहा जाता है कि ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसमें ओबीसीज का रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके कुछ सपोर्टर्स भी थे और ओपोनेंट्स भी थे भी। ये सही भी कर रही है जो 1990s की नेशनल फ्रंट अलायंस गवर्नमेंट आई है। ठीक है, और कुछ कह रहे हैं कि ये गलत काम कर रही है ये। देन उसके बाद है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसके बाद क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आती हैं। कौन सा टाइम चल रहा है, आपको पता है ना, 90s का टाइम चल रहा है। 1991 में क्या हुआ था, उस टाइम में देखो जो है बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकली क्या है, इंडिया ग्रो नहीं कर रहा था, मतलब बहुत ही आर्थिक मंदी चल रही थी, जिसकी वजह से हम क्या है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेते हैं। ठीक है, 7 बिलियन के नियर अबाउट जो है लोन लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वहाँ पे क्या शर्त रखता है कि आप क्या है, मतलब एलपीजी को अडॉप्ट करो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करो। ट्रेड टैरिफ को जो है मतलब कि ट्रेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रही थी। ठीक है, कंट्री के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चरल प्रोग्राम के अंदर क्या है, मतलब एडजस्टमेंट की गई थी उस टाइम पे। स्टार्टेड
बाय राजीव गांधी। और जो ये मतलब कि LPG वाला कॉन्सेप्ट है ये किसने अडॉप्ट किया था? राजीव गांधी ने अडॉप्ट किया था 1991 में, याद रखना। ये थर्ड डेवलपमेंट है। फिर फोर्थ डेवलपमेंट क्या हुई थी? पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व ही मेन, मतलब कि हिंदू धर्म को ही प्रमोट किया जा रहा था, हिंदुत्व को मेन माना जा रहा था। जैसे कि अयोध्या के अंदर क्या है, बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये हिंदू कर रहे हैं ये काम यहाँ पे। देन उसके बाद क्या है, राम जन्मभूमि मूवमेंट जो है चलाई जाती है, रथ यात्रा इसमें निकाली जाती है। फिर उसके बाद है राइज ऑफ बीजेपी। यहाँ से क्या है, जो बीजेपी है वो राइज होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर फिर सेकुलरिज्म कहाँ है? अगर मुसलमानों के साथ, अगर मुस्लिम लोगों के साथ ये करा जा रहा है, उनकी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे सेकुलरिज्म कहाँ है? ठीक है, हम तो कहते हैं कि ऑल रिलीजन आर इक्वल, बट ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही अब। देन उसके बाद फिफ्थ जो है यहाँ पे बताया गया असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी को मतलब मर्डर कर दिया जाता है इनका, कब? 1991 के अंदर, ठीक है। देन अब ये क्या होता है कि ये श्रीलंका के जो तमिल्स होते हैं, ठीक है, ये तमिलनाडु में क्या है, अपने कंपेनिंग के लिए जाते हैं, इलेक्शन की कंपेनिंग के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, लिट्टे नाम की एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है कि जब ये वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, अपनी कंपेनिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इनको जो है मार दिया जाता है, इनका असैसिनेट कर दिया जाता है तमिलनाडु के अंदर। किस टाइम पे? कंपेनिंग के टाइम पे जाते हैं ये, ठीक है। देन जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद जो है कांग्रेस के न्यू लीडर आते हैं, ठीक है, राजीव गांधी के बाद जो है न्यू लीडर आते हैं नरसिम्हा राव, ये भी कांग्रेस के हैं, ठीक है। इनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और ये क्या है, 1991 में लार्जेस्ट जो है पार्टी मानी जाती है कांग्रेस। 1991 के अंदर ये फेर आ जाते हैं, 89 के अंदर आपको बताया कि हार जाते हैं, 1991 में फिर से जो है नरसिम्हा राव आ जाते हैं। देन इसके बाद जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये चैप्टर के अंदर जो है 5 पार्ट के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। हमने फर्स्ट जो है अभी ये देख लिया यहाँ पे, अब इसके बाद सेकंड आएगा ईरा ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था आपका, जिसमें हमने 6 पार्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। पहला तो है एंड ऑफ कांग्रेस, ठीक है, दूसरा है मंडल इशू, तीसरा है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फोर्थ था पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व और फिफ्थ था असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। 5 पॉइंट है, 5 के 5 बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार है बिल्कुल, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपको ईरा ऑफ कोलिजन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, बोर नहीं होना है आपको। अगर आपको लगेगी बोर हो रहे, नहीं, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। थोड़ा ये टॉपिक जो है बच्चों को टफ लगता है, बट हम इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 89 के अंदर इलेक्शन होते हैं, तो नो पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी, किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिल ही नहीं रही थी, कोई भी नहीं जीत रहा था। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हंग पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ इसकी, हंग पार्लियामेंट बनी। देन उसके बाद क्या होता है, जो कांग्रेस है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके अपोजिशन में कोई बैठ ही नहीं सकता था, ठीक है, कोई भी उसके अपोजिशन में पार्टी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट जो पार्टी है किसको माना जाता है, कांग्रेस को माना जाता है। बट 89 के अंदर तो उनको भी क्या है, कोई भी मेजोरिटी मिल ही नहीं रही है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, नेशनल फ्रंट। देखो 2 अलायंस होते हैं, एक तो होता है आपका नेशनल फ्रंट, दूसरा होता है यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। नेशनल फ्रंट किसका है, बीजेपी का है, और यूनाइटेड फ्रंट किसका होता है, कांग्रेस का होता है। ये ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड फ्रंट किसका है, कांग्रेस का, और नेशनल फ्रंट किसका है, बीजेपी का, ठीक है। इसमें बीजेपी, अब नेशनल फ्रंट के अंदर क्या होता है, जब ये यहाँ पे किसी को क्लियर मेजोरिटी मिली नहीं रही 89 के अंदर, तो क्या होगा, अलायंस होता है, जनता दल, ठीक है, रीजनल पार्टीज होती हैं, कुछ छोटे छोटे एरियाज की पार्टीज होती हैं, ठीक है, बीजेपी होती है और लेफ्ट फ्रंट होती है, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट वाले किसको, गवर्नमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो राइट फ्रंट वाले वो कहते हैं कि प्राइवेट होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो ये सारे मिलकर क्या है, एक जो है नेशनल फ्रंट की जो अपनी क्या है पार्टी, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और मतलब कि गवर्नमेंट को चलाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, ईरा ऑफ मल्टी पार्टी। अब इसको हम क्या कहेंगे, ईरा ऑफ मल्टी पार्टी था ये उस टाइम पे। 89 से लेकर 2014 तक क्या चला है, डिफरेंट टाइप की पार्टीज, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग मिलकर आते हैं और मतलब कि गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मल्टी पार्टी है। देखो लेफ्ट फ्रंट वाले अलग आइडियोलॉजी वाले, बीजेपी अलग वाले हैं, जनता पार्टी, ठीक है, रीजनल पार्टीज, ये सारे अलग अलग है और सारे मिक्सचर बना के अपना और गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ईरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। कब से लेके कब तक, 89 से लेके 2014 तक, बिल्कुल ईजी है। देन उसके बाद क्या होता है, 2014 एंड 19 के अंदर 2014 से लेकर और 19 तक क्या है, बीजेपी गॉट क्लियर मेजोरिटी। बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिल रही होती है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, फिर भी वो मतलब पूरे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और वो कोलिजन बनाते हैं एनडीए का, जबकि मेजोरिटी मिल रही है, जरूरत नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने जो है कोलिजन गवर्नमेंट बनाई है, एनडीए। आपको बताया कि ठीक है, जो यहाँ पे आपकी एनडीए आ जाएगी, ये बीजेपी की है, ठीक है। देन उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट 1996 के अंदर क्या होता है, अलायंस ऑफ जनता दल, रीजनल पार्टीज गोट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस एंड लेफ्ट पार्टीज। कह रहे हैं कि 1996 के अंदर फिर क्या होता है कि देखो जो जनता पार्टी है, रीजनल पार्टी, कांग्रेस, अब यहाँ पे कांग्रेस मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पे कौन थी, बीजेपी थी, ठीक है। ध्यान रखना है 89 में तो इन सारी पार्टियों के साथ बीजेपी मिलती है और 1996 में इन सारी पार्टियों के साथ कांग्रेस मिलती है। 89 में बीजेपी और 1996 के अंदर कांग्रेस, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं, सारे के सारे मिल जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशन चल रहा है, कभी बीजेपी आ रही है, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ गई, कभी कांग्रेस आ गई। तो इस टाइप से क्या है, मतलब कि क्या चल रहा है कंट्री के अंदर, जो है पॉलिटिकल इक्वेशन जो है वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं थी, ठीक है। 1990s पार्टी वर ट्राइंग टू कीप ईच अदर आउटसाइड द पावर। फिर भी क्या है, वो आउटसाइड से एक दूसरे को पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या होता है,
यहाँ पे देखो क्या बताया गया आपको 1996 में फिर क्या है इलेक्शन होते हैं, बीजेपी इमर्ज्ड एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 1996 में फिर ये लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है कौन, बीजेपी। देन उसके बाद क्या होता है, जब बीजेपी क्या है, बीजेपी देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 1996 में बीजेपी जीत रही है यहाँ पे, ठीक है, जीत गई है ना 1996 में। फिर भी क्या होता है, कहते हैं बट ये सिक्योर मेजोरिटी इन लोकसभा, और ये क्या करते हैं लोकसभा के अंदर जो है मेजोरिटी मतलब गेन कर लेते हैं। कहते हैं मोस्ट पार्टीज वर अपोज्ड, बट फिर भी जो दूसरी पार्टी ना वो इनकी लात खींचने पे लगी रहती हैं कि नहीं कि ये सही तरीके से नहीं जीते हैं, ठीक है। ये तो इस तरीके से क्या है, बट कैन नॉट मेजोरिटी इन लोकसभा, और ये लोकसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं ले पाते क्योंकि अदर पार्टीज इनका विरोध कर रही थी। वैसे ये जीत रही थी बट लोकसभा में इनको मेजोरिटी नहीं मिल रही थी बीजेपी वालों को। फिर क्या होता है, मार्च 1989 से लेकर 1999 तक, 1999 तक फिर बीजेपी क्या है कोलिजन करती है। इसका बीजेपी का कोलिजन क्या होता है, एनडीए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद कोलिजन करते हैं, कोलिजन करने के बाद जो है जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं, ठीक है, किसके, एनडीए के। देन उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर 1999 के अंदर जो है मतलब 1999 से लेकर 2004 तक जो है एनडीए गवर्नमेंट बनती है फिर से दोबारा, ठीक है। यहाँ पे 98 से लेकर 99 सिर्फ एक साल के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड है जिसमें क्या है कि ये एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। बट 1999 से लेकर 2004 तक ये थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड है, इसमें फिर एनडीए आ जाती है दोबारा, और फिर से दोबारा से प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब 98 से स्टार्ट होकर 2004 तक जो है कंटिन्यू कौन रह रहे हैं यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं, ठीक है। याद में रखना है जो बीजेपी है उनकी अलायंस कौन सी है, एनडीए, और जो कांग्रेस है उसकी अलायंस कौन सी है, यूपीए। अब क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 2004 में, ठीक है। 2004 में जब इलेक्शन होते हैं तो ये 14th नंबर के, देखो याद रख सकते हो, 4 में 14th, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन होते हैं। इसमें एनडीए क्या हो जाती है, डिफीटेड हो जाती है। मतलब एनडीए कौन है, ये बीजेपी वाले हैं, ये हार जाते हैं, ठीक है। और यूपीए जीत जाती है। यूपीए का मतलब क्या है, कांग्रेस यहाँ पे जीत जाती है। कांग्रेस जब जीतती है तो इनका रिवाइवल हो जाता है, ठीक है। तो जो कांग्रेस है वो 145 सीटों से जीतती है और मनमोहन सिंह जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। फिर 5 साल के बाद 2004 में 5 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 2009 में जो है 15th नंबर के जो है लोकसभा इलेक्शन होते हैं। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फिर से जीत जाती है, 206 सीटों से जीतती है, मनमोहन सिंह फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। राइज इन द सीट्स ऑफ, इससे क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सीट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो बीजेपी क्या डिक्लेयर करता है, बीजेपी को रास नहीं आ रहा था भी ये मतलब जो कांग्रेस है ये जीत कैसे रही है। तो उस टाइम पे जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्या है, सीएम थे कहाँ के, गुजरात के, ठीक है। तो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना आने वाले टाइम में 2013 के अंदर वो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। कौन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, नरेंद्र मोदी बनेंगे। उस टाइम पे ये क्या थे, उस टाइम पे ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सीएम थे कहाँ के, गुजरात के, ठीक है। तो बीजेपी डिक्लेयर कर देती है। देन उसके बाद क्या होता है, फिर होते हैं आपके इलेक्शन 2014 के अंदर। फिर हम यहाँ पे पहले हमने देखो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, ये 2004 हो गया, ठीक है। 2004 के बाद फिर हमने पढ़ा है कि 2009 में इलेक्शन हुआ है, ठीक है। और फिर इसमें 5 प्लस कर दे जाओ, 2014 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 16th नंबर के जो जनरल इलेक्शन होते हैं बीजेपी 282 सीटों से जीत जाती है, ठीक है। क्लियर मेजोरिटी के साथ जीतती है। और क्या है, क्लियर मेजोरिटी के जीतने के बाद भी फिर से ये एनडीए की ही गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब अलायंस की ही गवर्नमेंट बनाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। इससे पहले 2009 में इन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, जब नरेंद्र मोदी क्या थे, सीएम थे कहाँ के, गुजरात के, कि आने वाले टाइम में जो है नरेंद्र मोदी ही क्या बनेंगे, पीएम बनेंगे, और यहाँ पे बन भी जाते हैं। देन उसके बाद क्या है, फिर 2019 के अंदर, ठीक है, फिर से हमने 5 प्लस कर दिए, ठीक है। फिर 17th नंबर के जनरल इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी जो है 303 सीट्स के साथ क्या है, क्लियर मेजोरिटी के साथ फिर जीत जाते हैं, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो यहाँ पे गेटिंग सिंगल मेजोरिटी बीजेपी चूज, अब यहाँ पे क्या है, कोलिजन गवर्नमेंट, फिर भी क्या है जो मतलब ये चूज करते हैं कि हम कोलिजन गवर्नमेंट ही बनाएंगे, ठीक है। इससे पता चलता है कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सारी जो पार्टी है ना वो एक्टिव है, ठीक है। मतलब कि एनडीए, अब देखो इनकी एनडीए है ना बीजेपी की, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिव रोल प्ले करती हैं। देन उसके बाद क्या बताया गया, कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो है 2014 वॉज अ प्रोवर्बियल वाटरशेड। इसका मतलब क्या है, प्रोवर्बियल वाटरशेड, कि 2000 जो है 14 से ही कंटिन्यू क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट आता है इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर, टर्निंग पॉइंट आता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोवर्बियल वाटरशेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो सेकंड हमने जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि ये फर्स्ट आपका कोलिजन वाला था, ये आपका हो गया, फिर ईरा ऑफ कोलिजन ये भी हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसीज। अब देखो हम थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसीज। पहले फर्स्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिए, जैसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s वाला, ईरा ऑफ कोलिजन। थर्ड चल पड़ा है आपका पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसीज, ओबीसीज की कैसे डेवलपमेंट हुई है, कैसे ये लोग राइज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया, एससी और एसटी, कह रहे हैं कि एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के अलावा भी मतलब इंडिया के अंदर कुछ ऐसी मतलब कि कम्युनिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो एजुकेशनली और सोशल लेवल के ऊपर बैकवर्ड है, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। फिर क्या होता है, ओबीसीज जो है
क्या इनको बताया गया, कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी होती हैं और ये अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, एससी और एसटी के अलावा अदर बैकवर्ड, कि ये भी हैं जो मतलब बैकवर्ड हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि 1977 के अंदर जो कांग्रेस है वो क्या करती है, पहले तो वो ओबीसीज को, एससी को, एसटी को बहुत सपोर्ट करती है, गरीबों को, ठीक है। बट 77 कौन सा टाइम पीरियड है, इमरजेंसी का टाइम पीरियड है। उस टाइम पे जो है ये अपना जो मतलब इस कास्ट को जो सपोर्ट होता है ना वो अपना पीछे खींच लेते हैं, मतलब कि कोई सपोर्ट नहीं करती है कांग्रेस इसको। फिर क्या होता है, फिर जनता पार्टी इसको सपोर्ट करना स्टार्ट करती है इन लोगों को, ठीक है। अब जो भी पार्टी इनको सपोर्ट करेगी तो उनका जीतना भी मतलब तय है, ठीक है। तो ओबीसीज जब इंटरेस्ट खत्म करने लगती है तो जनता पार्टी इनमें इंटरेस्ट दिखाने लगती है, एससी एसटी और ओबीसीज के अंदर। बट मेन बात जो है यहाँ पे ओबीसीज की हो रही है। अब क्या होता है कि जो जनता पार्टी है, ठीक है, इसमें क्या है, आपकी भारतीय क्रांति दल हो जाएगा आपका एक तो, प्लस दूसरा हो जाएगा आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये दोनों ही क्या है, मतलब इसके अंदर जो है एक तरह से मतलब इसी का ही पार्ट है ये क्या करती हैं, जो पावरफुल रूरल बेसिस बना लेती हैं, ये बेसिस बना लेती है कि हमने इनको सपोर्ट करना है, अगर हमने इनको सपोर्ट किया तो ये इलेक्शन में अपने आप ही जीत जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, मंडल कमीशन बैठता है, ठीक है। मंडल कमीशन बैठता है, कब बैठता है, ये 1978 के अंदर। तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन होता है, इससे पहले भी कमीशन आता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर ये सेकंड जो है मंडल कमीशन जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए बैठता है। देन इसके चेयरपर्सन कौन है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। और ये एमपी रहे हुए हैं बिहार के, सीएम भी रहे हैं ये बिहार के। देन उसके बाद है सोशलिस्ट लीडर भी हैं ये, और जनता पार्टी इन्होंने 1977 के अंदर ज्वाइन की थी और 1978 के अंदर इनको चेयरपर्सन बना दिया गया था मंडल कमीशन का। और जनता पार्टी ज्वाइन कब की है, इन्होंने 77 के अंदर ही की थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जब जनता पार्टी ने ओबीसीज को सपोर्ट करना शुरू किया तो जनता पार्टी क्या है, हाईलाइट होना स्टार्ट हो गई। अब देखो बैकग्राउंड देखते हैं क्या आ जाएगा इसमें। बैकग्राउंड में बताया गया जो साउथ इंडियन ओबीसीज है, जो मतलब इंडिया के अंदर नॉर्दर्न पार्ट आ गया ऊपर का, ठीक है, नीचे वाला कौन सा आ गया, साउदर्न पार्ट आ गया। तो जो यहाँ पे बताया गया कि साउदर्न पार्ट के अंदर ओबीसीज की बहुत केयर की जा रही है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। साउदर्न पार्ट के अंदर ओबीसीज बिल्कुल सिक्योर है। अब क्या किया जाता है, कहते हैं कि जो जनता पार्टी है वो 1977 से लेकर 79 तक ही रहती है, जस्ट 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये डिमांड करती है कि भी जो नॉर्दर्न साइड है ना वहाँ पर भी ओबीसीज को लुक आफ्टर किया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए। तो फिर अब यहाँ पे बताया है कि जो कर्पूरी ठाकुर हैं, ठीक है, ये बिहार के सीएम थे, इन्होंने इनिशिएट किया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले बिहार में जो है इन्होंने ओबीसीज के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, काम किया था। कि इन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने कहाँ पे, बिहार में सबसे पहले इन्होंने ओबीसीज के लिए मतलब काम करना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं कि क्या क्या पर्पज़ थे इनके, ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो मंडल कमीशन बैठा है ना, इसका पर्पज़ ये था बिठाने का कि इन्वेस्टिगेशन करो कि ये कितना मतलब कि एजुकेशनल लेवल पर और सोशल बैकवर्डनेस कितनी ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है, और आइडेंटिफाई करो कि मतलब बैकवर्डनेस कितनी है। और उसके अलावा कह रहे हैं कि इसको एंड किया कैसे कैसे कर सकते हैं हम, ये भी इसमें हमने देखना होगा मंडल कमीशन के अंदर। फिर क्या है, इसकी रिकमेंडेशन आ जाती है 1980 के अंदर, 78 के अंदर ये मतलब कमीशन आता है। और रिकमेंडेशन कब देता है, अपनी सारी रिसर्च स्टडी वगैरह करके 1980 के अंदर। देन देखो यहाँ पे आपको बताया गया रिकमेंडेशन में क्या आता है, कहते हैं कि जो जनता पार्टी है देखो 77 से लेकर 79 तक ही चलती है बस, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। बट उसी टाइम पीरियड के अंदर रिकमेंडेशन आ जाती है। इसमें ये बताते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास वाले हैं ना वो बैकवर्ड कास्ट भी वही वाले हैं, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट भी उन्हीं की है जो बैकवर्ड क्लास वाले हैं। फिर कहते हैं कि इनको रिकमेंडेशन में कहते हैं कि इनको ना आप ऐसे करो कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी जॉब्स हैं तो 27% जो है इनका रिजर्वेशन आप दे दो इनको, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स लेकर आओ ताकि जो इम्प्रूवमेंट हो सके, ओबीसीज की कंडीशन जो है अच्छी हो सके। देन उसके बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, जो 27% वाले जो हैं, ठीक है, भी इनको रिजर्वेशन देना, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कहते हैं अगस्त 1990 के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि इम्प्लीमेंट करेंगे, 27% जो है हम रिजर्वेशन दे देंगे ओबीसीज को। बट इसका विरोध करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए एक केस उठ खड़ता है उस टाइम पे, जिसका नाम है इंदिरा सुहानी केस, ठीक है। ये 1992 के अंदर जो आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये कहते हैं कि ये जो आप 27% रिजर्वेशन दे रहे हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आगे क्या इनको बता रहा है, कह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको ज़्यादा बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो गवर्नमेंट है अपना डिसीजन देते हैं कि जो ये रिजर्वेशन हो रही है ये बिल्कुल ठीक है। दैन उसके बाद आ जाता है आपको मंडल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये दोबारा से वही चीज़ आ गई है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, शेयर इन पावर टू ओबीसीज की, ओबीसीज को क्या है, एससी है, एसटी को पावर दे रखी है, तो ओबीसीज का भी तो शेयर बढ़ाओ ना, ठीक है।
देन उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जितनी भी जॉब्स वगैरह सब पे इनका क्या है, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इनको भी जॉब्स मिलनी चाहिए। फिर कह रहे हैं पॉलिटिकल फॉल आउट्स या इनके रिजल्ट क्या निकलते हैं। कह रहे हैं कि 1980 में क्या है, राइज होता है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगती हैं इनकी, किनकी, दलित लोगों की, ठीक है। इसमें सारे आ जाएंगे, SC भी, ST भी और OBCs भी, दलित आ गए सारे के सारे। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी स्टार्ट कर दी थी, कब, 1980s के अंदर, ठीक है। कह रहे हैं कि 78 के अंदर जो है, मतलब कि इन्होंने क्या है, बीमसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, बैकवर्ड एंड मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ठीक है। ये कोई ऑर्डिनरी, कोई आम सी, ये कोई वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इनकी, ठीक है। कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है ये पॉलिटिकल पावर के अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनकी। और ये किन के थ्रू बनी है, बहुजन्स के थ्रू बनी है। अब बहुजन्स कौन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया बहुजन जो लोग हैं वो हैं आपके SC ST OBCs और मिनॉरिटी, ये सारे के सारे कौन है, ये बहुजन वाले हैं, ठीक है, बहुजन है ये सारे के सारे। देन यहाँ पे बताया गया आपको DSSS, फिर अब यहाँ पे क्या है, ये DS4 है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, दलित, उसके बाद है शोषित समाज संघर्ष समिति, ठीक है। ये भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी पहले, ठीक है। फिर ये बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्या नेम है पॉलिटिकल पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी, BSP, ठीक है। अब ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, इसको मतलब कि कौन कौन सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि सारे दलित, पंजाब हरियाणा UP के जितने भी दलित है वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है ऐसी मतलब कि पार्टीज जीतने लगी जो कि दलित के वोट्स के थ्रू ही जीतती थी, ठीक है, जैसे 89 और 91 के अंदर। फिर इन्होंने बताया कि ये जो काशीराम जी हैं, ठीक है, वो फाउंडर थे किसके, बीमसेफ, जो अभी हमने पढ़ा है ना अभी लास्ट जो है, देखो यहाँ पे आपको बताया कि ये बीमसेफ, ठीक है, बीमसेफ है। और उसके बाद जो है आपको बताया गया है ये काशीराम इसके फाउंडर है। फिर BSP, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के भी फाउंडर यही हैं। DS4 के फाउंडर भी यही हैं, ठीक है, दलित, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं तो दो नाम बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बहुजन को एम्पावरमेंट देने के लिए, बहुत ज़्यादा पावर देने के लिए, ताकत देने के लिए क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा काम की इन्होंने किया है, काशीराम ने ही किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि पहले दलित और OBCs इकट्ठे हुआ करते थे, अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट को जो है कंप्लीट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखो आपका क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया कम्युनलिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, तो ये वाला पार्ट जो है कवर करेंगे। उसके बाद एक पार्ट रह जाएगा आपका, 5 पार्ट के अंदर चैप्टर कंप्लीट है। देखो यहाँ पे बताया गया कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो क्या है, जो BJP है ना वो ऑलवेज किस चीज़ को सपोर्ट करती है, हिंदुत्व, ठीक है, हिंदू धर्म को प्रमोट करती है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो पॉलिटिक्स है वो बेस्ड है रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पर, मतलब कि रिलीजियस आइडेंटिटी को मेन माना जाता है, मतलब धर्म को मुद्दा बना के जो है पॉलिटिक्स खेली जाती है। देन उसके बाद है भारतीय जनसंघ, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। तो ये भारतीय जनसंघ जो है किसको ज्वाइन करती है, ये करती है जनता पार्टी को ज्वाइन, ठीक है। कब करती है, आफ्टर 1975, ठीक है, जब जो इमरजेंसी का पीरियड है उस टाइम की बात है ये, ठीक है। भारतीय जनसंघ किसको ज्वाइन कर लेते हैं, जनता पार्टी को। अब क्या है, जनता पार्टी क्या है, हार जाती है, ठीक है, जनता पार्टी जब हार गई, अब ये क्या करती है, भारतीय जनसंघ जो है अपनी एक अलग पार्टी बना लेती है। और यहाँ पे अपना थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी रख लिया है, पहले नाम था भारतीय जनसंघ, ठीक है। और किसको ज्वाइन किया, जनता पार्टी को। जनता पार्टी हार गई, ठीक है, 79 में हारी है ये, ठीक है, 75 में इन्होंने ज्वाइन किया, 79 में जनता पार्टी हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई 1980 के अंदर, 1980 के अंदर अपनी जब पार्टी बनाई है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया 1 मार्कर कि 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बनी थी, ठीक है, जो कि आज नरेंद्र मोदी जी की मतलब पार्टी है BJP। देन उसके बाद क्या है, आइडियोलॉजी देखेंगे कि इनकी जो है आइडियोलॉजी जो है वो किस टाइप की थी। तो ये गांधीयन सोशलिज्म वाले थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गांधी के जो सोशलिज्म वाला पैटर्न है उसको फॉलो करते थे। बट वो मतलब हम उसको अब मतलब आज के टाइम में उस चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते। तो जिसके कारण 1980 और 84 में 2 बार ये हार गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 86 के अंदर इन्होंने क्या है, हिंदुत्व को अपना मेन टॉपिक बनाया और उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलनी इन्होंने स्टार्ट की। देन इसके बाद देखो क्या आता है, जो हिंदुत्व वर्ड है, ठीक है, ये किसने दिया, VD सावरकर ने दिया है, ठीक है, जिसका हिंदुत्व का मतलब क्या, हिंदूनेस, ठीक है। ये ओरिजिनेटर है VD सावरकर जिन्होंने ये वर्ड दिया है, ठीक है। तो इंडियंस इसका मतलब क्या है, इंडियन, हिंदू, और ये क्या है, एक तरह से नेशनहुड की जो है फीलिंग लेकर आता है, ठीक है, हिंदुत्व जो वर्ड है। कह रहे हैं कि जो इंडिया है, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से पितृभू है और पुण्य भू है। भू का मतलब क्या है, भूमि, ठीक है, कि ये क्या है, एक तरह से भूमि है जो इंडिया है। देन उसके बाद क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाता है जब
हम क्या है किसी को इस तरीके से बांधते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं यूनाइटेड नेशनल कल्चर, क्या क्या कह रहे हैं कि हमको क्या अपने उस टाइम की नीड थी कि हमको हमारे कल्चर को क्या करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और यूनाइट करने के लिए हमको क्या हिंदू कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे वर्ड दिए गए ताकि सारे लोग यूनाइट हो जाए और अपने आप को एक समझे। और इन्होंने हिंदू धर्म को क्या प्रमोट किया, क्योंकि क्या है उसके पीछे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। देन उसके बाद आ जाता है आपको साहबानो केस 1985, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या होता है, 62 ईयर्स की लेडी है, ये मुस्लिम लेडी है, इसका डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस के लिए क्या है मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और कहती है कि मुझे जो है मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह देती है कि ठीक है। बट यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, जो कट्टर मुस्लिम है वो कहते हैं कि आप इंटरफेयर कर रहे हो हमारे मुस्लिम जो पर्सनल मैटर हैं लॉ के अंदर, क्योंकि जब डाइवोर्स होता है मुस्लिम के अंदर तो वो ऐसा कोई भी जो है मेंटेनेंस नहीं देते हैं। बट ये क्यों मांग रही है, ठीक है, ये हमारे लॉ के खिलाफ है। तो क्या है, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है वो यहाँ पे भड़क गए हैं। तो अब यहाँ पे कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस जो है एक तरह से देखो यहाँ पे मुस्लिम वाइफ जो है प्रोटेक्शन मांगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है उसकी मतलब मुसलमानों की उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में जो है एक डाइवोर्स एक्ट आता है, ठीक है, 1986 में, जिसमें ये कहा जाता है कि डाइवोर्स के बाद क्या है मेंटेनेंस देनी आपको इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वाइफ को। तो इस तरीके से क्या है जो कांग्रेस है उसने किसका अपोज किया, सुप्रीम कोर्ट का अपोज कर दिया, सिर्फ क्या है मुस्लिम का फेवर लेने के लिए। तो इस तरीके से क्या है ये मतलब कि धर्म के नाम पर ही ये सारी जो चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही थी उस टाइम पे। देन आ जाता है आपको अयोध्या डिस्प्यूट। अब अयोध्या डिस्प्यूट क्या है, देखो सबसे पहले जो अयोध्या की जो ये मस्जिद है, ठीक है, बाबरी मस्जिद है, इसको किसने बनवाया था, मीर बाकी ने बनवाया है। मतलब बाबर का जर्नल था जिसने बनवाया, ठीक है, मीर बाकी बाबर का जर्नल था। बाबर के कहने पर जो मीर बाकी ने क्या है 16th सेंचुरी के अंदर 16th सेंचुरी में क्या बना दिया, यहाँ पे बाबर मस्जिद बना दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे बात ये थी कि ये जो है पहले राम मंदिर हुआ करता था। कहते हैं कि ये पहले हिंदू कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, ठीक है, जिसको डिस्ट्रॉय करके ख़त्म करके यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई है, इसलिए ये जगह हमारी है। तो हो गया यहाँ पे डिस्प्यूट, मतलब कि कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया दोनों धर्मों के बीच में। तो इसको क्या है लॉक कर दिया गया था, ठीक है, 1940 के अंदर बंद कर दिया गया। फिर क्या है फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फैज़ाबाद की कोर्ट, वो क्या कहती है मतलब इसको लॉक अप कर देती है, मतलब खोल देती है कि अनलॉक कर दिया जाता है कि अब ये जो है मतलब खुला है, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। तो क्या है जो हिंदू है और मुस्लिम है वो दोनों ही क्या अपने अपने ग्रुप वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे कम्युनल वायलेंस जो होना स्टार्ट हो जाता है, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या है यहाँ पे देखो अब जो देखो बीजेपी आरएसएस है और वीएचपी, अब यहाँ पे फुल फॉर्म देख लो क्या है, भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको पता ही है यहाँ पे अपना मेन रोल प्ले करते हैं वो, ठीक है। तो देखो उसके साथ ही पहले यही देख लेते हैं हम कि बीजेपी यहाँ पे क्या करती है, कह रहे हैं यहाँ पे रथ यात्रा जो है निकालते हैं। और ये रथ यात्रा जो है गुजरात के सोमनाथ से कहाँ जाती है, ये अयोध्या में जाती है, यूपी में, ठीक है, क्योंकि ये कहा गया ना कि जो राम मंदिर जो राम की जन्मभूमि अयोध्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है एक रथ यात्रा निकालते हैं बीजेपी वाले, मतलब कि अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं कि हम लोग जो है धर्म को मतलब कि सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा इनका फेवर करने लगते हैं कि हाँ कि जो है बीजेपी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। इसके साथ ही जो है आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी इसी चीज़ का सपोर्ट करती है, और जो आपकी विश्व हिंदू परिषद है वो भी इसी का मतलब कि सपोर्ट करती है। बट ये एक्शन किसने लिया है, ये बीजेपी ने लिया, और आरएसएस और ये जो आपकी वीएचपी है ये दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का, मतलब कि जो है रथ यात्रा वगैरह निकाली जा रही है, ठीक है। और अपने आप को मतलब कि एक तरह से अट्रैक्शन ऑफ द पॉइंट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। देन क्या किया जाता है, डेमोलिशन होती है, क्योंकि अब लोग भड़के हुए हैं मस्जिद को लेके, ठीक है। तो डेमोलिशन होती है, मतलब कि तोड़ा जाता है मस्जिद को। तो यहाँ पे ये बताया गया कि दिसंबर 1992 के अंदर जो है कार सेवा वाले, ये इससे पहले आप ये देख लो कि 6 दिसंबर 1992 के अंदर क्या है इसको जो मस्जिद को है तोड़ दिया जाता है। जब इसको तोड़ दिया जाता है तो अब क्या होता है कि जो कार सेवा वाले हैं दिसंबर के अंदर ही 1992 में जो है राम टेम्पल बनाने के लिए वहाँ पर क्या है कार सेवा के लिए जाते हैं, मतलब कि पैसा वगैरह इकट्ठा किया जाता है, ईंटें वगैरह इकट्ठी की जाती है कि राम मंदिर बनाना है, ठीक है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है उस टाइम पे कि एकदम से पहले मस्जिद को तोड़ा, फिर वहाँ पे मतलब कि कार सेवा वाले जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है उस टाइम पे। फिर क्या है वायलेंस भिड़क जाती है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और सबसे ज़्यादा जो इस टॉपिक को लेकर मतलब वायलेंस रही है वो रही है मुंबई के अंदर। 2 वीक्स तक 2 हफ्ते तक लगातार चली है। 1993 की बात है, 1992 में ये स्टार्ट हो गया, देखो लास्ट चल रहा है दिसंबर 1992 का, तो इसलिए यहाँ पे जैन आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 वीक्स चली है 1993 तक। मुंबई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर, ठीक है। देन उसके बाद क्या है अदर डेवलपमेंट्स के अंदर आपको क्या आ जाएगा
यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यूपी की स्टेट है, अब इसी के अंदर ही है ये सारा का सारा टॉपिक कि जो मतलब यूपी के अंदर ही है वो जो आपका क्या कहते हैं ये बाबरी मस्जिद है, ठीक है। कह रहे हैं कि यूपी की जो स्टेट है, ठीक है, वो जो है उसको क्या है डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। यूपी के अंदर यहाँ पे इस टाइम पे कौन था, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर के अंदर कौन है, कांग्रेस बैठी है। तो कांग्रेस को अब ये प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पे तो डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े लेवल पर छिड़ गया है। तो क्या है, बीजेपी को इन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया उठा के, किसने, कांग्रेस ने, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है वहाँ पे, और उसके अलावा जो अदर स्टेट्स के अंदर भी ये थे ना बीजेपी वाले थे, कांग्रेस वहाँ पर भी क्या करती है, मतलब अदर स्टेट के अंदर भी बीजेपी को हटा के वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कर स्टार्ट कर देती है। समझ में आ गया। एक तो यूपी के अंदर जो बीजेपी थी उसको हटा दिया, ठीक है, और अदर स्टेट के अंदर भी जो बीजेपी थी उसको भी वहाँ पर भी प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया, किसने, कांग्रेस ने। और क्या कर दिया, जो वहाँ का सीएम था यूपी का, ठीक है, कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाल दिया कि आपके होते हुए भी ये सब कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यूपी के अंदर, कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। तो फिर क्या है, आपने तो अंडरटेकिंग ऑफ प्रोटेक्शन, आपने तो प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी संभाली थी, बट आप उस चीज़ के ऊपर खरे नहीं उतरे हो। तो इस तरीके से क्या उसके ऊपर केस डाल दिया जाता है। फिर इससे क्या है, बीजेपी रेगरेट करती है कि हमारे होते हुए भी इतने ज़्यादा दंगे भड़क गए यहाँ पे, ठीक है। तो उनके पास वो पछतावा करने लगते हैं। फिर एक कमीशन बिठाई जाती है और ये कहा जाता है कि उस टाइम पे जो सर्कमस्टांसिस बने थे ना, उसके ऊपर पूरा मतलब कि एक तरह से रिसर्च करो बैठ के कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब कुछ, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। ये जो सारा का सारा दंगा जो भड़का है ना वहाँ पे, ठीक है, यूपी के अंदर, ये सारा का सारा डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर कह रहे हैं कि अब ये चीज़ें होंगी इंडिया के अंदर, जो मेजोरिटी पीपल है वो मिनोरिटी पीपल की मतलब कि मस्जिद को ऐसे गिरा देंगे या फिर कुछ ऐसे, मतलब कि ऐसी चीज़ें होंगी। दैन उसके बाद है इंडिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब क्या है, इंडिया तो ये कहता है कि हम जो है प्रोटेक्शन करते हैं, इक्वालिटी है सब सारे लोग की, चाहे मुसलमानों के लॉज हैं चाहे वो इंडियंस के हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, हम उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। दैन इसके बाद आपको आ जाता है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। अब देखो आपको पता ही है कि रिलीजन की आड़ के अंदर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर द इलेक्ट्रल पर्पज। अब यहाँ पे क्या है कि रिलीजियस धार्मिक भावनाओं के साथ लोगों के खेला जा रहा है, ठीक है, और उनको अपनी तरफ करके इलेक्शन में लोग जीत रहे हैं। तो इस तरीके से सेंटिमेंट्स को क्या है, हर्ट किया जा रहा है। कह रहे हैं इंडियाज़ ऑल, कह रहे हैं कि सारी जितनी भी कम्युनिटीज़ इंडिया के अंदर, चाहे सिख हैं चाहे मुस्लिम हैं चाहे हिंदू है, सबको फ्रीडम है, वो कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी कास्ट बेस्ड यहाँ पे जो है पार्टी नहीं बना सकता है। दैन उसके बाद क्या है, 1984 के अंदर भी एंटी सिक्स रॉयट्स हुए हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे सिखों को जो है मारा गया था, कि जो क्या है एक तरह से एंटी सिक्स रॉयट्स हैं, ठीक है, दंगे भड़के थे उस टाइम पे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर एक और प्रॉब्लम है, देखो एंटी मुस्लिम राइट्स हुए थे कहाँ पे, गुजरात के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ये अयोध्या के अंदर देखो एक बोगी जो है, ट्रेन की जो डब्बे होते हैं, ठीक है, उसको बोगी बोला गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अयोध्या जो है, मतलब अयोध्या के अंदर गोधरा स्टेशन है, ठीक है, गोधरा स्टेशन की बात है, इसको गोधरा कांड बोला जाता है। अयोध्या के अंदर जो है गोधरा स्टेशन है। अब ये क्या है, जो ट्रेन का एक डब्बा है, ठीक है, इसमें 57 कार सेवक थे, ठीक है, जो क्या है सेवा करके जो है अयोध्या वापस लौट रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस डब्बे के अंदर, इस बोगी के अंदर जो 57 कार सेवक है ना, वो डब्बे को आग लगा दी जाती है। तो ये देखा जाता है कि अब क्या किया यहाँ पे जो है मुस्लिम लोगों ने जो है, मतलब जो ये मतलब बदला लेने के लिए जो है इस डब्बे को आग लगाई है। तो मुसलमानों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, शक की नज़र से देखा जा रहा है, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ जो है गुजरात है। देन उसके बाद क्या है, पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि 1 मंथ तक जो है ये दंगा भड़का रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये अयोध्या से वापस आ रहे थे, कहाँ का है ये, गोधरा स्टेशन जो है गुजरात में है, सॉरी, जो गुजरात के अंदर देखो यहाँ पे जी से याद रख लो, जी के अंदर जी गोधरा, जी गुजरात, ठीक है। तो गुजरात के अंदर ही ये जो रॉयट्स हुए ना, तो यही चीज़ है कि जो गोधरा स्टेशन है वहाँ पे ये कांड हुआ है, बट ये जो ट्रेन है ये मतलब कि अयोध्या से जो है वापस आ रहे थे लोग, ठीक है, कार सेवा करके। देन उसके बाद जो है 1100 मुस्लिम्स को है जो क्या है वहाँ पे मार दिया जाता है शक के बेस पे कि इन्होंने ही आग लगाई होगी। देन ये भी एक प्रॉब्लम हो गई थी हिंदू मुसलमानों के बीच में, यहाँ पे सिख के साथ हिंदू सिख्स के रॉयट्स हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से कह रहे हैं कि एज इन केस ऑफ एंटी सिक्स रॉयट्स जो हुए हैं 1984 में और गुजरात में जो ये गोधरा कांड हुआ है, कहते हैं कि ये शो करता है कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है ना बिकम सस्पेक्टेबल, वो खुद ही शक की नज़रों से देखती है और खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। सेक्टोरियन पैशंस एक्सप्लेन, कह रहे हैं कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे कहा गया NHRC
NHRC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो ये क्रिटिसाइज़ करती है कि ये जो गुजरात की गवर्नमेंट है, ठीक है, रोल इन फेलिंग टू कंट्रोल द वायलेंस, जो ये गुजरात की गोधरा के अंदर जो कांड हुआ है ना, ये बिल्कुल भी इसके पीछे क्या है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि उनकी जिम्मेवारी थी कि ये सारा कांड जो है ना होने दे। यहाँ पे आग लगी बट उसके बाद भी 1100 मुस्लिम्स को जो है मारा गया है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे रोक सकती थी, ठीक है। सेम उसी तरह से जो है दिल्ली के अंदर सिखों को जो है जो कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी को मारा गया था, ठीक है, उसी शक के बेस पे जो है हिंदूज़ ने क्या किया, सिखों को मारा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी दिल्ली के अंदर भी गवर्नमेंट रोक सकती थी, गुजरात के गोधरा के अंदर ये जो कांड हुआ है यहाँ पर भी क्या है, जो गवर्नमेंट रोक सकती थी, बट ऐसी चीज़ों को नहीं रोका गया। गवर्नमेंट खुद ना खुद कहीं पे रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के पीछे, ठीक है। और जो विक्टिम्स थे उनको कोई रिलीफ नहीं दी गई। उसके बाद है प्रोसिक्यूट द, यहाँ पे लिखा हुआ है परपिट्रेटर्स का मतलब क्या होता है, जो वायलेंस क्रिएटर होते हैं उनको किसी भी टाइप की पनिशमेंट भी नहीं दी गई, ना आप उनको पनिश कर रहे हो, ठीक है। जो हिंदू हैं वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको भी आप पनिशमेंट दो, ठीक है। और जो क्या है, जो मतलब घायल हो रहे हैं या जिसको प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको भी कुछ रिलीफ दो, बट सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। देन उसके बाद क्या है, इलेक्शन होने थे तो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है इंडिया के अंदर, तो सारे के सारे इलेक्शन जो है पोस्टपोन यहाँ पर कर दिए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, थ्रेट टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो इस तरीके से तो थ्रेट हो गया ना डेमोक्रेसी को कि सारे धर्मों के लोग आपस में लड़ रहे हैं उस टाइम पे। देन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जो हैं एमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस, बहुत सारे जो है न्यू एक तरह से एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं न्यू। तो उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और देखेंगे, फिर हम एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं। कह रहे कि लोकसभा इलेक्शन होते हैं 2004 के अंदर, कौन से नंबर के थे ये, 14th इलेक्शन थे, 14th, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो यूपीए है, ठीक है, ये कांग्रेस, इसके साथ कांग्रेस और आ जाएगी आपकी, यूपीए के साथ जो है कांग्रेस मिल जाती है और ये क्या है, अलायंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और अलायंस के अंदर फिर क्या आने के बाद क्या है, जो लेफ्ट LFP, ठीक है, जो लेफ्ट फ्रंट पार्टी है वो भी क्या है इसके अंदर मिल जाती है। तो ये क्या हो गए, मेजोरिटी के अंदर हो गए। मेजोरिटी के अंदर होने के कारण क्या है, यूपीए जो है उस टाइम पे जीत जाती है, मतलब कांग्रेस जीत जाती है। कब, 2004 में कौन से इलेक्शन थे, 14th नंबर के इलेक्शन थे, और इसके अंदर जो एनडीए है वो हार जाती है। यूपीए जीतती है, कांग्रेस जीतती है, और एनडीए बीजेपी क्या है, हार जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, 1990s के बाद, 1990 के बाद कुछ ही जो है पार्टियां जो हैं एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे एनडीए आ जाएगी, ठीक है, कांग्रेस ये इसकी बीजेपी की, यूपीए आ जाएगी कांग्रेस की, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज आ जाएंगी और अदर पार्टीज आ जाएंगी। ये कुछ एक पार्टियां जो 1990s के बाद अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपको 2009 के अंदर जो है फिर यूपीए जीत जाती है। पहले 2004 में जीती है कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पे भी कांग्रेस जीत गई है, और 2004 में भी कांग्रेस जीत गई है, ठीक है। जब ये जीतती है तो सरदार मनमोहन सिंह जो है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के, यहाँ पर भी 2004 में भी और 2009 में भी, ठीक है। ये 15th नंबर के इलेक्शन है, याद रखना, 2004 वाले 14th नंबर के, 2009 वाले 5 साल के बाद फिर 15th नंबर के इलेक्शन होंगे। फिर 2014 के अंदर इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर जो है ना कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है, और जो यहाँ पर है नरेंद्र मोदी आ जाते हैं क्लियर मेजोरिटी के साथ, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ही अब तक कंटिन्यू है, ठीक है। ये सिनेरियो है इस टाइम पे आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ का। देन लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो इसमें बताया गया ग्रोइंग कंसेंसस। अब 1990 के बाद कौन कौन से जो है एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो इसमें 4 एग्रीमेंट जो है एलिमेंट्स मेन बताए गए हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मानती हैं कि ये 4 एलिमेंट बिल्कुल ठीक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपको कि एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ रही है ना इंडिया के अंदर, जैसे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक पावर जो है इंक्रीज़ होगी। तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को अच्छा मानती हैं। देन दूसरा है इसमें बैकवर्ड क्लास कास्ट के लिए जो भी मतलब कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड नंबर का। देन आपको आ जाता है थर्ड नंबर पे, कह रहे हैं रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज़। जो स्टेट लेवल की छोटी छोटी पार्टीज़ है ना वो भी बहुत अच्छे से उभर के सामने आ रही है, बहुत अच्छे से छोटे लेवल के ऊपर भी जो छोटी पार्टियाँ वो काम कर रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक तरह से सिंबल है। देन उसके बाद आ जाता है आपको प्रैग्मेटिक कंसिड्रेशन। इसमें क्या आ जाएगा कि अब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ ना वो प्रैक्टिकल काम करने के अंदर बिलीव करती हैं। उनकी चाहे आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है बट फिर भी वो एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया आपको, जैसे बीजेपी है, ठीक है, इसकी जो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, बट जो बीजेपी की अलायंस है उसका नाम क्या है, एनडीए। अब ये तो है तो ग्रुप ही है ना सारा का सारा, ठीक है। इसके अंदर अदर पार्टी होती हैं बट वो हिंदुत्व को प्रमोट नहीं करती, सिर्फ बीजेपी प्रमोट करती है, बट फिर भी वो मिलकर अलायंस बनाते हैं जब क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन होने लगी है, लोग अब प्रैक्टिकल जो है पॉलिटिक्स को खेल रहे हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपको कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि
कांग्रेस जो है देखो स्टार्टिंग से अब चैप्टर को कंक्लूड कर दिया गया कि कांग्रेस सबसे पहले डोमिनेट करती है, फिर उसके बाद और बहुत सारी कॉम्पिटेंट पार्टीज़ आ जाती हैं जो कम्पीट करती हैं, जैसे बीजेपी भी आ रही है बीच में, ठीक है। दैन उसके बाद क्या है, सारी की सारी पार्टीज़ जो है पॉवर्टी के नाम पे, डिस्प्लेसमेंट के नाम पे, मिनिमम वेजेस के नाम पे लोगों को क्या है उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वोट्स ले जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से क्या है फिर भी कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर भी हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। और अच्छे से क्या है सारे के सारे सिस्टम को हम जो है चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये सारा का सारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर जो 5 पार्ट हमने कंप्लीट करने थे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s, ये 6 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ईरा ऑफ कोलिजन आपको बता दिया गया है, बहुत ईजी है, इसको 2-3 बार देख लेना, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा है पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसीज, ठीक है। फिर फोर्थ कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी हो जाएगा। और फिर एमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस, इसके अंदर सिर्फ 4 ही आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी वे में आपको क्लियर करने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और ये चैप्टर जो है आपका 8 मार्क्स की वेटेज रखता है, ये चैप्टर आप जरूर करके जाना अपने एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।